तो पिछली क्लास में हमने बोनस शेयर तक कर लिया था, तो आज हमें डिविडेंड वाला पार्ट करना है। ठीक, ये हो गया बोनस शेयर। इससे ऊपर हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी हो गया था, कंटिजेंट लायबिलिटीज का भी हो गया था, डिबेंचर्स इन सब्सिडरी कंपनी का कर लिया था, प्रेफरेंस शेयर्स का हो गया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक हो गया था, इसका क्वेश्चन आज देखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हो गया था, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हो गया था, ठीक है, लोन्स का हो गया था, ये सारा हो गया। अब हमारा बचा है डिविडेंड का। ठीक है, डिविडेंड में हमारा डिविडेंड होता है, एक प्रपोज डिविडेंड होता है और इंटरिम डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड, सो वी शैल डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय subsidiary company to its shareholders comprising of holding company and minority। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में जो बात है वो जो मतलब डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो डिविडेंड हो की का करेंगे जो कि सब्सिडियरी कंपनी देती है, डिक्लेयर करती है। ठीक है, डिविडेंड पे करती है कौन सा, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक, होल्डिंग कंपनी का तो हमें करने की जरूरत नहीं, वो तो होल्डिंग कंपनी का ही होता है सारा। हमें सिर्फ जो भी ट्रीटमेंट करना है वो सब्सिडियरी कंपनी के लिए करना है। ठीक है, तो सब्सिडियरी कंपनी जो डिविडेंड पे करती है वो होल्डिंग कंपनी को और माइनॉरिटी को, दोनों को पे करती है। इसमें दोनों का डिविडेंड होता है। तो दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है एनुअल जनरल मीटिंग में और पे होता है आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। ठीक है, एजीएम में होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है और प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट से वो पेड आउट होता है। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है, किससे पेड होता है, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट से पे होता है वो इंटरिम, वो फाइनल डिविडेंड। ठीक है, और एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिक्लेयर होता है। इंटरिम डिविडेंड अप्रूव्ड होता है इन द बोर्ड मीटिंग एंड इज पेड आउट ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट। और इंटरिम डिविडेंड कहां से पे होता है, करंट ईयर्स प्रॉफिट से। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कब, कहां, कौन सी मीटिंग में अप्रूव होता है वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, एजीएम में हो रहा है या बोर्ड में, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें क्या देखना है कि हम वो पे कहां से हो रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट हो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हो रहा है या आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें जो कौन सा फाइनल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से होता है और इंटरिम डिविडेंड वो करंट ईयर से होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो यही दो पॉइंट्स जो हैं बेसिस बनेंगे हमारे इसको डिवाइड करने के, कहां से हमें इसको डिवीजन करना है। तो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ डिविडेंड और डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन और कौन सा डिविडेंड है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए सब्सिडरी जो है वो पे करती है डिविडेंड आइदर आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या फिर बोथ। ठीक है, इट शैल बी अकॉर्डिंगली प्रोवाइडेड फॉर व्हाइल एनालाइजिंग प्रॉफिट इनटू प्री और पोस्ट। ठीक है, तो ये जो है हमें एनालाइज करते टाइम पर इसको जो है ध्यान देना है। ठीक है, इसको देखना है कि वो प्री एक्विजिशन से है या पोस्ट एक्विजिशन से है या दोनों से है। इसी उनके काइंड ऑफ डिविडेंड और डेट ऑफ एक्विजिशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा वो कहां से हम पे कर रहे हैं, कहां से हमें उसे प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो जब होल्डिंग कंपनी डिविडेंड पे करती है, रिसीव्स डिविडेंड पेड, ठीक है, जब होल्डिंग कंपनी डिविडेंड को रिसीव करती है जो सब्सिडरी कंपनी ने पे किया है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, तो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड वो कैपिटल नेचर का होता है। वो किस नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है, और उससे होल्डिंग कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात जो है ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट यहीं से पता चल जाएगा कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट, इसको कलर चेंज करके करते हैं, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो when holding company receives dividend paid by subsidiary company out of pre-acquisition profit,
द रिसीव्स ऑफ डिविडेंड इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड reduces holdings cost of investment in subsidiary company। ठीक है, तो यहां से हमें चीज इसका पता चल गया कि हमें करना क्या है। तो अब करना क्या है कि पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो प्री से है या पोस्ट से है। प्री से और पोस्ट से पता लगाने के लिए काइंड ऑफ डिविडेंड क्या कौन सा है और उसका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। ठीक है, तो जब काइंड ऑफ डिविडेंड की बात आती है तो दो तरह का डिविडेंड है हमारा, एक फाइनल डिविडेंड है और एक इंटरिम डिविडेंड है। फाइनल डिविडेंड हमें पता है कि फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर से दिया जाता है और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर से दिया जाता है। तो जब फाइनल डिविडेंड है तो वो प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर से पे हो रहा है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से पे हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, प्री एक्विजिशन में ही आएगा हर हाल में। ठीक है, करंट ईयर में नहीं है तो वो पिछले साल में है और हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इस साल का कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी अगर उसका एक्विजिशन हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, तो पिछले साल का जो है वो प्री में ही लाई करेगा। तो फाइनल डिविडेंड तो हमारा हमेशा प्री एक्विजिशन ही रहता है। ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड जो है, इंटरिम डिविडेंड वो साल में करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जाता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर्स के प्रॉफिट से दिया जाता है। तो इसको हमें डिवाइड करना है, हमें असल जो कैलकुलेशन करना है वो इसके लिए करना है जो कि इंटरिम डिविडेंड है। ठीक है, तो इसके लिए तो क्लियर है। अभी इसको डिवाइड करने का नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी जो है बात कर रहे हैं किसकी, कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब जो प्री एक्विजिशन पीरियड का है, जब होल्डिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है, सब्सिडरी कंपनी ने अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दिया है तो जो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड है वो कैपिटल नेचर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंड आया है, ये वाला डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये इसका नेचर क्या है, ये कैपिटल नेचर का है। ठीक है, कैपिटल नेचर का होने की वजह से इसमें क्या होगा, इससे होल्डिंग्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि हमें इसको डिडक्ट करना है। क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है। कहां से डिडक्ट करना है, ये किसको रिड्यूस करेगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को रिड्यूस करेगी। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होता है जितना हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। और ये कहां पे होता है, ये होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में होता है, इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको रिड्यूस कर देगी। सपोज करो कि इसने जो है, होल्डिंग कंपनी ने 5000 शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कितने रुपए में, 5 लाख, वो 4.5 लाख रुपए। कितने इन्वेस्ट किए, 4.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं 5000 शेयर्स में। अब अगर उसने डिविडेंड पे किया है 50,000 का, तो ये जो कॉस्ट थी 4.5 लाख की, ये कम हो जाएगी। ये ऐसे हो जाएगी कि हमने उसमें 4.5 लाख रुपए लगाए और 50,000 रुपए हमें मिल गए, 50,000 रुपए हमें वापस मिल गए। तो इसमें हम यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं, हम इसको नीचे सरप्लस में क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हैं या रिजर्व में क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है कैश में। ठीक है, हमने उसमें पैसे दिए और 50,000 रुपए हमें मिल गए। हमने कितने दिए, 4.5 लाख रुपए दिए और 50,000 रुपए हमें वापस मिल गए। तो इसलिए हम इसको जो है यहाँ से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे। इसको कौन से वाले को करेंगे, जो प्री एक्विजिशन वाला, हमें प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें प्री एक्विजिशन वाले में फाइनल वाला तो एकदम कंफर्म है, वो प्री एक्विजिशन से ही होता है। तो अगर फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है तो वो हमेशा क्या होगा, प्री एक्विजिशन पीरियड में ही आएगा। और प्री एक्विजिशन वाला जो होता है वो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ। होल्डिंग कंपनी डेबिट्स बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो होल्डिंग कंपनी है उससे क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देगी और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देगी। ठीक है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट हमें बढ़ाना होगा और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस करना होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा तो बैंक में आ जाएगा और बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ा देंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। ठीक है, तो ये डबल इसका इफेक्ट हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा, या इंटरेस्ट
इंक्रीज हो जाएगा कैपिटल रिजर्व, ये तो हमारा जब हम उसमें कैलकुलेशन में करेंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज टू बी पास्ड इफ होल्डिंग कंपनी रॉन्गली क्रेडिट्स receipts of such dividend to statement of profit and loss account। ठीक है, अब इसमें ये वाला भी एडजस्टमेंट आ गया। कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये दे दिया होता है कि कंपनी ने क्या किया है, उसको क्या कर दिया है, उसको क्रेडिट कर दिया है। क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है डिविडेंड जो उसे मिला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या कर दिया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसने क्रेडिट कर दिया है पहले। तो हमें लेकिन करना क्या था, हमें इन्वेस्टमेंट को माइनस करना था और बैंक को प्लस करना था, लेकिन क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। किसको कर दिया है? यहाँ पे बताया ना कि बैंक को क्या करना है, बैंक को हमें डेबिट करना है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना है। लेकिन बैंक तो डेबिट होगा ही होगा हर हाल में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करने की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फिर हमारा डेबिट किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाएगा, यानी कि उसमें से माइनस होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब उसको माइनस करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री के तौर पे। ठीक है, तो दो सिचुएशन हो सकती है, या ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट हो चुका हो, सही हो गया हो, या ना हुआ हो, या फिर ये गलत हो गया हो। अगर ये गलत हो गया, अगर कुछ नहीं हुआ है, तो हमें ये काम करना है कि हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है और बैंक को प्लस करना है। और अगर गलत ये वाला ट्रीटमेंट कर दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करने की जगह वहां पे ऑलरेडी जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उसको दिखा दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से उसको माइनस कर देना है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी माइनस कर देना है और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देना है। दोनों तरफ से, बैलेंस शीट के दोनों तरफ से, स्टेट पीएनएल में और इन्वेस्टमेंट में, दोनों में माइनस कर देना है। ठीक है, अब व्हेन होल्डिंग कंपनी, अब दूसरा वाला ट्रीटमेंट है, जब रिसीव होता है कहां से, पोस्ट एक्विजिशन वाले से। कहां से रिसीव हो रहा है? व्हेन होल्डिंग कंपनी रिसीव्स डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से मिला हुआ है तो जो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड है वो रेवेन्यू नेचर का हो जाता है। वो किस नेचर का हो जाता है? वो रेवेन्यू नेचर का हो जाता है। तो होल्डिंग कंपनी डेबिट्स बैंक, तो कैश में मिलता है डिविडेंड, तो उसके लिए बैंक अकाउंट को तो डेबिट किया जाता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड बाय माइनॉरिटी इज नॉट ट्रीटेड, और जो माइनॉरिटी को मिला हुआ है उसको ट्रीट नहीं करा जाता है, और वुड बी डन इन द बुक्स ऑफ माइनॉरिटी। ठीक है, वो माइनॉरिटी अपनी बुक्स में खुद करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर व्हेन सब्सिडरी हैज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी तरह से अगर इक्विटी डिविडेंड दिया जा रहा है और उसमें प्रेफरेंस कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए खास तौर से बताएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स को जो है प्रेफरेंशियल राइट होता है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को बांटने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो अगर वहां पे इक्विटी डिविडेंड की बात हो रही है और प्रेफरेंस कैपिटल भी है ऑलरेडी, तो पहले जो है डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को भी मिला होगा डिविडेंड, तो हमें उसका भी करना है वहां पर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब प्रपोज डिविडेंड का और देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फाइनल डिविडेंड की बात और इंटरिम डिविडेंड की बात। अब है प्रपोज डिविडेंड। From financial year 16-17, AS4 revised on contingencies and events occurring after the balance sheet date has prohibited creation of provision for proposed dividend. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड क्रिएट करने के लिए जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। इट कैन ओनली बी शोन इन नोट्स। ठीक है, ये नोट्स में ही दिखाया जाएगा। तो दो पॉसिबल केसेस यहाँ पे होते हैं कि अगर प्रपोज डिविडेंड
is not given inside the subsidiaries balance sheet, this is correct as per AS4 revised. ठीक है, तो अगर उसमें नहीं है बैलेंस शीट में तो वो AS4 के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है. तो आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द यूजुअल मैनर, अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड विल बी शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया जाएगा जब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा प्रपोज्ड डिविडेंड को. लेकिन अगर प्रपोज्ड डिविडेंड इनसाइड द सब्सिडीज बैलेंस शीट है तो ये AS4 के अकॉर्डिंग गलत हो गया. तो दिस इज नॉट करेक्ट AS4. और हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो AS4 के अकॉर्डिंग बनानी है, और AS4 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में प्रपोज्ड डिविडेंड होना नहीं चाहिए. तो इन दिस केस जो अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड होगा वो वापस से एड बैक कर दिया जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट्स में ऑफ सब्सिडरी. ठीक है, जो P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L है वो होगा, उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड को निकाल करके वापस से P&L में ऐड कर दिया जाएगा. तो इससे क्या होगा, दिस विल बी कंसिस्टेंट विद AS4 रिवाइज्ड. ठीक है, फिर ये AS4 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंगली हमारा हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट में जो भी प्रपोज्ड डिविडेंड की अमाउंट होगी वो नोट्स में दिखाई जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में. ठीक है, तो इसका ये ट्रीटमेंट करना है. मतलब ये एक तरह से जो है गलती की हुई है सब्सिडरी बुक्स की, सब्सिडियरी कंपनी की बुक्स में, क्योंकि AS4 के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड को दिखाना. ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर अगर दिखाया हुआ नहीं है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है. फिर तो नोट्स में जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी तो नोट्स में उसको हम दिखा देंगे, शो कर देंगे. ठीक है, लेकिन अगर दिखाया हुआ है तो उसको करेक्ट करना है. कैसे करेक्ट करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड को खत्म करके P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L में ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा वो सही हो जाएगा. फिर उसमें जो भी ट्रीटमेंट होता है फिर वो ट्रीटमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इसका एक वो कर लेते हैं रिकैप. तो हमने क्या देखा, डिविडेंड जो है वो दो तरह का होता है. डिविडेंड पेड जो है, डिविडेंड पेड की बात हो रही है, प्रपोज्ड डिविडेंड की बात नहीं हो रही. दो तरह का होता है, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड. ठीक है, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड जो होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दिया जाता है. ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जाता है. ठीक है, तो जब ये प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा प्री एक्विजिशन वाला ही हो जाएगा. ठीक है, और जो करंट ईयर प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो इसमें हमारा अगर साल के बीच में कंपनी ज्वाइन कर रही है तो वो दोनों में बटेगा, और साल के शुरू में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो सारा हमारा पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा. ठीक है, अगर साल के बिगिनिंग में कर रही है तो आगे का सारा पोस्ट एक्विजिशन का हो जाएगा, और अगर साल के बीच में कर रही है तो ये हमारा प्री एक्विजिशन का भी हो सकता है, पोस्ट एक्विजिशन का भी हो सकता है. ठीक है, फिर हमें इसको डिवीजन करना होगा अकॉर्डिंगली. ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन का भी हो सकता है. अब तो ये बात हो गई, ये तो हो गया हमारा डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में. अब जो ये डिविडेंड है, अगर अब ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड उसको करना क्या है, अगर वो प्री एक्विजिशन का है, प्री एक्विजिशन का है, ठीक है, तो उसको हमें करना क्या है, प्री एक्विजिशन पीरियड वाला जो प्रॉफिट वो डिविडेंड होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का होता है. ठीक है, ठीक है, किसका होता है, कैपिटल नेचर का होता है. ठीक है, कैसा होता है ये, कैपिटल नेचर का होता है. अब ये कैपिटल नेचर का होता है तो इसमें हमारा क्या होगा, कैपिटल नेचर का होने की वजह से ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ क्या था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है सब्सिडरी में वो रिड्यूस कर देता है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी. क्यों रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमें कैश मिल गया, हमने उसमें इन्वेस्ट किया था कैश में, अब कैश हमें वापस
मिल गया, तो उससे जितना हमने पैसा लगाया था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारी इससे रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी इसमें क्या होता है, मिस्टेकनली अगर कंपनी क्या कर दे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने की बजाय होल्डिंग कंपनी क्या कर दे, मिस्टेकनली उसको होल्डिंग कंपनी मिस्टेकनली उसको क्या कर दे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में उसको क्रेडिट कर दे। ठीक है, तो उस टाइम हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको रेक्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से डेबिट कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट कर देंगे, और दूसरी जगह कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने का मतलब हम माइनस कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, ये रेक्टिफिकेशन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कौन से वाले में से कर रहे हैं ये हमारा, ये प्री एक्विजिशन वाले से कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन वाला है हमारा। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस होगा, ये होल्डिंग कंपनी वाला है ये। ठीक है, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस है, ये होल्डिंग कंपनी वाला प्रॉफिट और लॉस है। और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कौन से में, होल्डिंग कंपनी का है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारा पोस्ट एक्विजिशन वाला है, तो पोस्ट एक्विजिशन वाला जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोस्ट एक्विजिशन वाला, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से दिया हुआ है। ठीक है, और वो बाद वाले प्रॉफिट से दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया हुआ है डिविडेंड पेड। तो इसमें क्या होता है, जो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड है वो रेवेन्यू नेचर का हो जाता है। तो होल्डिंग कंपनीज को बैंक में डेबिट कर दिए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड बाय माइनॉरिटी इज नॉट ट्रीटेड, और जो माइनॉरिटी वाला होता है उसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो जो है माइनॉरिटी अपनी बुक्स में खुद करेंगे। इसी तरह से अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो उसको भी वो किया जाएगा। तो इसमें दो जगह है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और दूसरा बैंक। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक, क्रेडिट मतलब प्लस किया जाएगा, और बैंक में डेबिट किया जाएगा, इसका मतलब वहां पे भी प्लस किया जाएगा। और ये कौन से कंपनी का है, ये होल्डिंग कंपनी का है, ये होल्डिंग कंपनी का है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके मॉड्यूल में ही क्वेश्चन लास्ट में दिया हुआ है डिविडेंड का, तो उसको देख लेते हैं। डिविडेंड का क्वेश्चन निकालते हैं। ये रहा, तो एच लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स एज ऑन March 31st, 2019 of H Limited and S Limited. S Limited is a subsidiary company of H Limited. तो शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 रुपीज ईच है। जनरल रिजर्व है दोनों का, सरप्लस है दोनों का, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, गुडविल दिया हुआ है ऑलरेडी, फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं कंपनी के। ठीक है, ये फिक्टिशियस एसेट्स हो गए, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल है, बैंक है। ठीक है, अब इसमें एच लिमिटेड ने 10 लाख रुपए 80% कंट्रोल के लिए
इन्वेस्ट किया है एस लिमिटेड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो 12 लाख दिखा रहा है 12 लाख, इसका मतलब इसमें दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, एक 10 लाख जो है वो एस लिमिटेड का है और बाकी अदर्स में है 2 लाख का, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से जो माइनस करने का आएगा लास्ट में, तो उसको सिर्फ 10 लाख माइनस करेंगे, 2 लाख माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ठीक है, 2 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट में वैसे ही रह जाएगा। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं 80% कंट्रोल के लिए एस लिमिटेड के, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 10 लाख है। और परसेंटेज ऑफ कंट्रोल जो है वो 80% है, परसेंटेज ऑफ कंट्रोल 80% है। 1 अप्रैल 2018 को किया है, साल के शुरू में किया है, ठीक है। तो टू वाला हमारा इसमें दिक्कत नहीं है डिवीजन करने वाला। तो एस लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹2 लाख इन इट्स जनरल रिजर्व, और इसमें इसी डेट पर मतलब बताया जा रहा है लास्ट में, ये 1 अप्रैल 2018 को जनरल रिजर्व में इसका 2 लाख बैलेंस था, ठीक है। और जो अब कितना है फाइन क्लोजिंग में 2,40,000 है, इसका माइनस करके इसका मतलब कुछ जो है वो पोस्ट एक्विजिशन वाला भी है इसमें पार्ट। और 3 लाख सरप्लस में था, अब कितना है 3,60,000 है, तो ये भी बढ़ गया, इसका मतलब इसमें भी 60,000 रुपए का इंक्रीमेंट है और जनरल रिजर्व में 40,000 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब आ जाओ डिविडेंड की बात। एस लिमिटेड ने पे किया है फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पे इसने खास तौर से बता भी दिया है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। अगर ये ना भी बताए और सिर्फ इतना बोल दे कि फाइनल डिविडेंड है, तब भी ये बाय डिफॉल्ट प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से ही होगा, ठीक है। तो 25% दिया है, 25% किसका 25% होता है, उसके शेयर की नॉमिनल वैल्यू का। तो 8 लाख का 25% इसका मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, 8 लाख का 25%, ठीक है। तो कंपनी को जो है होल्डिंग कंपनी को क्या कहते हैं, सिर्फ वही देखना है कौन सा वाला जो उसके इन्वेस्टमेंट पर है। तो ये 8 लाख है, तो 8 लाख के शेयर्स कितने हो गए, 8 लाख के शेयर्स, ये 8 लाख के शेयर्स मत निकालो तो उसके वैल्यू निकाल लो, तो 8 लाख ही है। तो 8 लाख का 80% पे ही इसे सिर्फ देखना है उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, बाकी जो उसको दिया जा रहा है माइनॉरिटी को उसका ट्रीटमेंट इसको नहीं करना। तो एच लिमिटेड ने क्रेडिटेड इट्स डिविडेंड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और वाली बात इसमें यहाँ पे करी दी है कि इन्होंने जो है इसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कर दिया है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट ये करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करेगी कंपनी, जो इसका यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला यहाँ से माइनस करेगी, और कहाँ पे करेगी माइनस, और माइनस यहाँ करेगी इन्वेस्टमेंट में माइनस करेगी, ठीक है। तो जो ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और सरप्लस में माइनस होगा, क्योंकि इसने जो है गलती से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको कर दिया है क्रेडिट। On April 1st, 2018, H Limited decreased the value of tangible assets of H Limited from 8 lakh as on this to 7 adjusted creditors। ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है। ये जो रिवैल्यूएशन का हमने एसेट का किया था, तो रिवैल्यूएशन की जो वैल्यू होती है उसको प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स में करा जाता है, ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन में चेंज आता है उसको पोस्ट एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स में एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर जब हम उसको डिवाइड करते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में। क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड 50,000 फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन विच एच लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। इसमें क्या है, क्रेडिटर्स में ऐड है एच लिमिटेड के कितना 50,000। तो जो एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं, इसमें 50,000 रुपए जो है होल्डिंग कंपनी का है, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी के डेटर्स में होंगे, ठीक है। तो ये दोनों जगह से ये 50,000 रुपए जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा क्रेडिटर से, और डेटर से भी 50,000 रुपए माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, ठीक है। इसमें से गुड्स में से, और ये 20% के प्रॉफिट पे इसमें इन्होंने कमाया था, 20% का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से गुड्स वर्थ ₹20,000 अभी भी जो है स्टॉक में है, ठीक है। 20,000 के अभी भी स्टॉक में है वर्थ ₹20,000,
31 मार्च को। तो अभी 20,000 का प्रॉफिट जो है वो अब हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है, अब कंपनी अपने आप से ही प्रॉफिट जोड़ के तो रखेगी नहीं, तो उसको कॉस्ट पे वापस लेके आना होगा। तो जो इसका अनरियलाइज प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करके जो अनसोल्ड स्टॉक है उसी को कैलकुलेट करने की जरूरत है, पूरे 50,000 पे कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो जो सिर्फ अनसोल्ड स्टॉक होता है उसी पे कैलकुलेट होता है। तो 20% यहाँ से निकालेंगे और ये 20% अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, क्योंकि जब डुअल इफेक्ट है दोनों साइड हमें उसको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। एक साइड से अगर माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट जो है डिसबैलेंस हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी माइनस करेगी क्योंकि ये प्रॉफिट जो है इसने कमाया है, तो ये वाले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी माइनस होगा उसका प्रॉफिट। और जो स्टॉक की वैल्यू है, ये वाले स्टॉक की वैल्यू, वहां से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाया तो 20% ही कैलकुलेट करेंगे सिर्फ 20,000 पे। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं कि ये किसका डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वाला लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 8 लाख की इन्होंने 7 लाख की कर दी, 1 लाख का लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन पर। ठीक है, शेयर ऑफ एच लिमिटेड इसमें लॉस में कितना है, 80 है और इसका 20 है। अच्छा, अब वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन में सेविंग्स हो जाएगी। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, पहले इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 8 लाख की बुक वैल्यू थी, जिसपे इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितना बचा था, 7,20,000 था। तो 80,000 रुपए कम हुई है, तो 8 लाख पे 80,000 कम हुई है, इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80,000 8 लाख पे, ये हो गया 10%। तो अब 10% के अकॉर्डिंग वैल्यू कम हुई है 1 लाख की, तो 1 लाख का 10% तो 10,000 रुपए का हमारा सेविंग होगा डेप्रिसिएशन में। ठीक है, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन में सेविंग्स आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख का 10%, तो इससे ये किस में जाएगा, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। ठीक है, जो 10,000 होगा। अब एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट्स की। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व 2 लाख का था ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 3 लाख का था। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी इन्होंने दिया है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड 8 लाख का 2 लाख, मतलब 8 लाख पे 25% डिविडेंड बांटा है, तो 2 लाख का डिविडेंड बन रहा है। तो नेट ओपनिंग सरप्लस कितना हो जाएगा, नेट ओपनिंग सरप्लस 1 लाख बचेगा। ठीक है, क्योंकि इनका ओपनिंग था 2 लाख, ओपनिंग सरप्लस था, सॉरी ओपनिंग सरप्लस था 3 लाख। ठीक है, और डिविडेंड जो दिया है वो करंट ईयर में दिया है और पिछले साल के प्रॉफिट में से दिया है। तो ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, तो इसमें से डिविडेंड देने के बाद कितना बचेगा वो देखेंगे। तो डिविडेंड इन्होंने 2 लाख दे दिया, तो अब ये कितना बचा, 1 लाख का बचा है सिर्फ। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट कहाँ पे हुआ डिविडेंड का, यहाँ पे हुआ है कि जो इनका ओपनिंग सरप्लस है उसमें से माइनस करा जाएगा डिविडेंड जितना भी पे होगा। ठीक है, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हैं, वो भी रिटर्न ऑफ करे जाएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे जो कि ये भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री यानी कि ये भी पुराने होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी, तो इसलिए ये भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से इसको एडजस्ट किया जाएगा 30,000 को। ठीक है, तो उसके बाद इनका जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो है वो 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 30,000, 2,70,000 बचेगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2,70,000 का, 2,70,000 का 4/5 2,16,000, और माइनॉरिटी का 2,70,000 का 1/5। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। क्यों कंफ्यूज हो सकते हो कि यहां पर तो बात की जा रही थी 3 लाख में से 2 लाख माइनस करके 1 लाख हो गया, और यहां पे वापस से 2 लाख और 1 लाख को जोड़ा जा रहा है। कोई इस बारे में बताएगा, ये वापस से ऐड क्यों हो रहा है, जनरल रिजर्व। हाँ ठीक है, जनरल रिजर्व है ये। ठीक है, कौन सा वाला जनरल रिजर्व, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख क्या,
सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला पूछ रहे हैं। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते टाइम के सब्सिडियरी कंपनी में सिर्फ रिटर्न ऑफ करते हैं। ये सब्सिडियरी कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, ठीक है। तो ये पुराने एक्सपेंसेस है, तो इसको जो है वो प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा सब्सिडियरी कंपनी के, ठीक है, जिससे जो है ये और रिड्यूस हो जाएगा हमारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से एडजस्ट होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब भी दिया होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा एडजस्टमेंट में या कहीं पर भी, ये हमें खुद समझना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी हमें हटाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये दोनों जनरल रिजर्व और दोनों को ऐड कर देंगे, 2,70,000 बचेगा। अभी 2,70,000 को हमें होल्डिंग और सब्सिडरी में डिवाइड करना है। इसके बाद आती बारी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व का भी आएगा और प्रॉफिट एंड सरप्लस का भी आएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व अब 2,40,000 है, 2,40,000 में से माइनस करेंगे 2 लाख तो 40,000 रुपए बचेगा, ठीक है। और सरप्लस 3,60,000 है, 3,60,000 में 3 लाख माइनस करेंगे तो ये 60,000 बचेगा। तो टोटल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो है हमारा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, नेट ओपनिंग सरप्लस 1 लाख प्लस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 माइन, ठीक है, डेट इज 2,60,000। अच्छा, तो ओपनिंग सरप्लस तो हमारा 1 लाख हो गया था ना, 3 लाख में से हमने वो माइनस कर दिया 2 लाख प्रपोज डिविडेंड, वो भी तो एडजस्ट होगा, तो 1 लाख बचेगा ओपनिंग सरप्लस और क्लोजिंग सरप्लस हमारा 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर टोटल मिला के 3,60,000 है, ठीक है। तो इसमें से तो हमारा करंट ईयर का कितना हो गया? 2,60,000 आ जाएगा, ठीक है। जो हमने बांटा है डिविडेंड वो भी एडजस्ट करना है इसमें। तो पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व कितना होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,40,000 माइनस 2 लाख जो कि 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग जो है वो हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ था 3 लाख रुपए सरप्लस में, उसमें से हमने डिविडेंड बांट दिया, तो डिविडेंड को भी यहाँ पर इसमें से रिड्यूस किया जाएगा 1 लाख। तो तब हमारा जो है इसमें से 1 लाख रुपए माइनस करेंगे, 1 लाख रुपए माइनस करेंगे 3,60,000 में से, ठीक है। तो हमारा 2,60,000 ये बचेगा सरप्लस, ठीक है। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 2,60,000 प्लस 40,000 प्लस जो हमारा सेविंग्स हुआ है डेप्रिसिएशन पे वो भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन पे जो सेविंग्स हुआ है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारा ये हो जाएगा 3,10,000, ठीक है। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, 2,48,000 और 62,000 में, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे। जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना था? 10 लाख था। शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन शेयर कैपिटल कितने शेयर्स हैं? 6,40,000 के हैं। टोटल 8 लाख के शेयर्स थे। 8 लाख में 80% उसका इन्वेस्टमेंट था, तो 80% कितना हो गया? 6,40,000 हो गया। डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड कर दिया हमने सरप्लस में, ठीक है। तो अब ये यहां से माइनस किया जाएगा। तो इसका 2 तरीके, या तो इसको यहां से माइनस कर लो, पहले ही माइनस करके लिख लो, रिड्यूस करके लिख लो, या फिर इसको यहाँ पे नीचे माइनस कर लो, ठीक है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को रिड्यूस करके डाल लो या फिर इसको नीचे माइनस कर लो, ठीक है। 80% ऑफ डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का यहाँ से हमारा यहाँ से माइनस होगा। इसके बाद शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में शेयर कितना है? 80,000 है, वो आ जाएगा। शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2,16,000 आ गया, ठीक है। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद हमारा गुडविल आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में शेयर ऑफ माइनॉरिटी 1,60,000 है। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन लॉस और
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000 है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 54,000 है, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 62,000 है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो डिविडेंड बांटा है उसका ट्रीटमेंट नहीं दिखाएंगे, डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका ट्रीटमेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं दिखाना, डिविडेंड का ट्रीटमेंट हमें सिर्फ किसमें दिखाना है, सिर्फ हमें होल्डिंग कंपनी के लिए दिखाना है। ठीक है, एक तो हमारा ये यहाँ पर हो गया डिविडेंड, और दूसरी जगह कहाँ दिखाना है, ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रॉन्गली क्रेडिटेड किया तो यहाँ पे दिखा दिया, और दूसरा जब हम क्या करेंगे, ये वाला कौन सा हुआ, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला हुआ एडजस्टमेंट। दूसरा हम करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस लिखेंगे होल्डिंग कंपनी का, तो वहां से माइनस करेंगे 1,60,000 को। ठीक है, तो पहला ट्रीटमेंट हमने कहाँ किया है, यहाँ पे किया है इसको ऑपरेटिंग, इसको डिविडेंड को जब हम सब्सिडरी का कर रहे थे। ठीक है, दूसरा ट्रीटमेंट हमारा यहाँ पे हो गया होल्डिंग कंपनी का। ठीक है, और तीसरा ट्रीटमेंट, अच्छा, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, प्रॉफिट ऑन गुड स्टिल इन स्टॉक 20% ऑफ 20,000 जो कि 4,000 आया है। ठीक है, तो कितना बताया था यहाँ पे, क्वेश्चन में 20% बताया था। On which S Limited earned a profit of 20%, of them goods worth rupees 20,000 are in stock of S Limited. ठीक है, तो इसलिए 20% इसका इन्होंने कैलकुलेट कर दिया, 20% इसको हमें हटाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बाकी सब तो हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या हुआ है वो देख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में अभी क्या क्या चीजें दिखानी है, एक तो जनरल रिजर्व आएगा 4 लाख का जो होल्डिंग कंपनी का था। ठीक है, फिर सरप्लस आएगा जो कि होल्डिंग कंपनी का है, फिर इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ एच लिमिटेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमारा निकल के आया था शेयर, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। इसके बाद जो हमने रॉन्गली क्रेडिटेड डिविडेंड था उसको माइनस करना है, तो दो जगह ट्रीटमेंट करना था, एक कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से करना था माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से करना था। ठीक है, तो दूसरा ट्रीटमेंट हमारा ये हो गया, हमने इसको यहां से माइनस कर दिया। ठीक है, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी माइनस करना होता है, एक स्टॉक में से माइनस करना होता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करना होता है, तो दूसरा हमने यहां से माइनस कर दिया है। ठीक है, ट्रेड इसी तरह से ट्रेड पेबल में जो इंटर कंपनी म्यूचुअल डेट था वो क्रेडिटर में से ही माइनस हो जाएगा और डेटर में से ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों के डेट क्रेडिटर को ऐड किया और क्रेडिटर में से माइनस कर दिया। इसी तरह से डेटर में जब लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल म्यूचुअल डेट दोनों को ऐड करेंगे और यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, स्टॉक में इन्वेंट्रीज में दोनों की इन्वेंट्रीज को ऐड करेंगे और जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे स्टॉक में से। यस, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट में गुडविल 64,000 जो अब हमने कैलकुलेट किया है, और पहले से जो गुडविल शो हो रही थी एस लिमिटेड में उसको भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो गुडविल है ये वो है कौन सी वाली, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाली, और ये गुडविल कौन सी है, ये जो उसके बुक्स में एस लिमिटेड के बुक्स में दिखाई जा रही थी। ठीक है, इसी तरह से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को उसकी क्योंकि वैल्यू जो है वो रिड्यूस की गई है तो वो 1 लाख रुपए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस किया जाएगा और सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाएगा। ठीक है, एक ये वाला ट्रीटमेंट है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है, ये इसमें ज्यादातर मैक्सिमम चीजें हमारी आ गई हैं इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया और इस क्वेश्चन के बेसिस पे बाकी क्वेश्चन जो है वो कर लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसमें तुम्हारा जो है आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन को ही 2-3 बार समझ के देख लो और इसको कर लो। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट होता है किसी चीज में तो वो पूछ लो। ठीक है, अगर अभी कोई डाउट है इसमें किसी टॉपिक पे तो पूछ सकते हो।
ये क्वेश्चन के एडजस्टमेंट है, जरा इन्हें एक बार पढ़ो और अगर देखो कोई डाउट आता है तो पूछो, दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कुछ भी उसके रिगार्डिंग में।